प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल, ओके। तो प्लेन एंगल क्या है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट दे फॉर्म एंगल। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो वो एंगल फॉर्म कर देती है, राइट? ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक और लाइन है, ठीक है, राइट? सो दीज आर टू लाइंस। तो अगर ये दो लाइंस है तो इन दो लाइंस के बीच में, इनके बीच में कुछ एंगल है। सो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती, किसी पॉइंट पर काटती है एक दूसरे को, तो इससे जो फिगर ड्रॉ होती है हम उसे एंगल कहते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि दो लाइन से एक एंगल बनता है ना? अब बात आती है इस एंगल को मेजर कैसे करें, हाउ टू मेजर दिस एंगल, ठीक है? तो टू मेजर एंगल, एंगल को नापने के लिए फॉलोइंग सिस्टम्स आर यूज्ड। एंगल को नापने के लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए कुछ सिस्टम्स यूज की जाते हैं। अब वो सिस्टम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है? एंगल मेजरमेंट के अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक प्रकार होता है सेंटाजेसिमल सिस्टम। एक प्रकार होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। एक है सेंटाजेसिमल, एक है सेक्साजेसिमल, और एक का नाम है बच्चों सर्क्यूलर मेजर। सर्क्यूलर मेजर। ऐसे तीन प्रकार के एंगल को नापने की पद्धतियां प्रचलित है जो पहले से चली आ रही है, ठीक है? ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में यूनिट टू मेजर एंगल क्या है, किस यूनिट में नापा जाता है एंगल को, सेक्साजेसिमल सिस्टम में किस यूनिट में नापा जाता है, और सर्कुलर मेजर में किस यूनिट में नापा जाता है, उसके बारे में अब बात करने जा रहा हूं। जरा चेक करें। यूनिट इसमें यूज होता है ग्रेड। इससे छोटा यूनिट होता है मिनट, सेकंड। ऐसे तीन यूनिट्स यूज होते हैं, ग्रेड, मिनट्स और सेकंड, ठीक है? सेंटाजेसिमल सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं है, आपको कहीं पर भी इसका यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप में से किसी के पास कैलकुलेटर हो तो उसमें एंगल नापने की यूनिट ग्रेड लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है, राइट? सेक्साजेसिमल सिस्टम, बच्चों सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो यूनिट यूज की जाती है उससे आप भली भांति प्रचलित है, उसका नाम है डिग्री, जानते हो ना? फिर इससे छोटी यूनिट का नाम है मिनट। ये टाइम नापने के नहीं, एंगल नापने की यूनिट है। और इससे भी छोटी यूनिट का नाम है सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड, डिग्री से छोटी मिनट है, मिनट से छोटा सेकंड है, ठीक है? और सर्कुलर मेजर में जो यूनिट यूज की जाती है उसका नाम है रेडियन। एसआई सिस्टम ने इस यूनिट को अपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में स्थान दिया है, जगह दी है। अब आपको मेरी बात समझ में आई जो मैं बोलना चाह रहा हूं? ठीक बात है। एंगल को नापने की तीन पद्धतियां हैं।
एक है सेंटाजेसिमल पद्धति, एक है सेक्साजेसिमल पद्धति और एक है सर्कुलर मेजर। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सेक्साजेसिमल पद्धति आपको पता ही है और सर्कुलर मेजर के बारे में अभी मैं बता रहा हूं। वैसे आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में भी पता होगा, है ना। तो जरा इसका उपयोग समझ लेते हैं और कैसे इसको यूज करना है, ये सारी बातें अभी सीख लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, तो एंगल मेजरमेंट की सेक्साजेसिमल पद्धति के बारे में, डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, इफ sexagesimal system one full circle angle, एक पूरा सर्कल अपने सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, is divided into 360 इक्वल पार्ट्स। एक एंटायर सर्कल, एक पूरा सर्कल, ठीक है, एक एंटायर सर्कल जो है वो अगर एक पूरा सर्कल घुमा दिया जाए बच्चों, तो इस पूरे सर्कल से जो एंगल क्रिएट होगा, ओके, जरा चेक करें आप, इस पूरे सर्कल से कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये फुल सर्कल जो एंगल है, दिस एंटायर एंगल, इट इज डिवाइडेड, एक पूरे सर्कल अपने सेंटर पे जो एंगल बनाता है, अपने सेंटर पे ये लाइन घूमती हुई आगे चली, ये लाइन यहां पहुंची तो कुछ एंगल टर्न किया, यहां पहुंची कुछ एंगल टर्न किया, यहां पहुंची कुछ और एंगल टर्न किया, यहां पहुंची और एंगल टर्न किया, यहां पहुंची और एंगल टर्न किया। तो अगर ये पूरे सर्कल में ये लाइन को हमने घुमा दिया तो इस लाइन ने कितना एंगल टर्न किया, तो उस एंगल को सेक्साजेसिमल सिस्टम में 360 इक्वल डिविजन्स में बांट देते हैं और उसी में से हर डिवीजन का नाम देते हो डिग्री। और इसलिए आपने बचपन से ये बात याद की हुई है कि एक पूरा सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री है। क्या अब आपके लॉजिक समझ में आया? ठीक बात है। ओके बच्चों, तो वन फुल सर्कल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ओके, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, हर पार्ट को कहते हैं 1 डिग्री एंगल, और इसी को लिखते हैं 1, ऐसा डिग्री बना देते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक बात है। ओके, हाफ सर्कल एंगल, अगर आधा सर्कल घूमा तो 180 डिग्री, क्योंकि फुल सर्कल एंगल 360 इक्वल पार्ट्स में है, ठीक है ना। तो आधा सर्कल घूमा तो 180 डिग्री है, फुल सर्कल घूमा, फुल सर्कल एंगल घूमा वो 360 डिग्री है, राइट, ठीक है। 1/4 सर्कल एंगल, अगर 1/4 सर्कल घूमा तो 90 डिग्री है, जिसको आप राइट एंगल भी कहते हैं। इसी को राइट एंगल कहते हो आप लोग। सर्कल का 1/4 हिस्सा है, सर्कल को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक बात है, राइट। तो अब डिग्री मेजरमेंट के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया, ठीक है ना। इसमें एक और बात आपको समझनी है, 1 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड into 60 इक्वल पार्ट्स। 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया टू गेट ईच इक्वल पार्ट
इज इक्वल टू 1 मिनट एंगल, इसको 1 मिनट ऐसे लिखते हैं, ऐसे डैश लगा देते हैं, 1 मिनट एंगल, ठीक है, ये एंगल के लिए लिखा हुआ है। यानी क्या किया, एक सर्कल को 360 भागों में बांटा, एक सर्कल को 360, एक पूरे सर्कल को 360 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटा। इमेजिन करो आप, एक सर्कल है, उसके अंदर 360 अगर इक्वल इक्वल हिस्से किए तो हर हिस्से में जो एंगल आ रहा है वो 360, हर हिस्से का जो एंगल है वो 1 डिग्री के बराबर है, और इसीलिए आप फुल सर्कल एंगल को 360 डिग्री बोलते हो, राइट। उसमें से 1 डिग्री लिया और उसके अंदर 60 लाइन 60 इक्वल पार्ट्स बना दिए। आप सोचो 1 डिग्री कितना छोटा है, उस 1 डिग्री के भी 60 इक्वल पार्ट्स किए। अब वो बना तो नहीं सकता हूं मैं, वो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके भी 60 इक्वल पार्ट्स किए बच्चों, तो उस एक हिस्से को, वो 60 में से एक हिस्से को 1 मिनट कहेंगे। और अगर मैं 1 मिनट एंगल को भी फर्दर डिवाइड कर देता हूं, इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, इसके भी 60 भाग कर दूं टू गेट ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 सेकंड एंगल। इसे 1 सेकंड एंगल कहते हैं, इसको लिखते हैं 1 डबल डैश 1 सेकंड एंगल। तो डिग्री मिनट सेकंड, क्या आपको सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट पकड़ में आ गया? आपको पता था, बस मैंने उसको रिवाइज करके सही फॉर्मेट में आपके सामने रख दिया ताकि आपके ध्यान में वो अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है ना, और आपको लॉजिक्स पता चल जाए कि हम ऐसा पहले से क्यों करते आ रहे हैं, ठीक है, राइट। ये सेक्साजेसिमल, तो यहां पर 60 इसलिए सेक्साजेसिमल, 60 से संबंध है उसका, सेक्साजेसिमल सिस्टम, राइट, ओके। अब बात करते हैं सर्कुलर मेजर एक दूसरे प्रकार की। तो अब बात करते हैं बच्चों सर्कुलर मेजर की दूसरे प्रकार की। सर्कुलर मेजर, ओके, सर्कुलर मेजर। अब ये एंगल नापने का दूसरा प्रकार है, सर्कुलर मेजर। अब सर्कुलर मेजर में क्या किया जाता है, जरा चेक करें क्या किया जाता है। यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। इसमें रेडियन नाम का यूनिट एंगल के लिए सेट किया जाता है, ठीक है। और एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब देखो ये एक प्रकार का रेशियो है जिसमें ऊपर भी लंबाई है, नीचे रेडियस भी लंबाई है, ठीक है। कैसे, उसको समझो। देखो सपोज आपके पास ऐसा एक एंगल है, ठीक है, राइट। तो आप क्या करो, आप इसे एक आर्क बना के कवर कर दो। चेक करें, मैं एक आर्क डेवलप कर रहा हूं, ये मैंने एक आर्क बना दी, राइट, ओके। अब जब मैंने ये आर्क बना दी बच्चों, तो इस एंगल को, ओके, इस एंगल को मैंने, ये जो एंगल है बच्चों, ये फिगर एंगल है, तो ये जो एंगल है इसे मैंने ढक दिया, कवर कर दिया। इस एंगल को मैंने कवर कर दिया है एक आर्क से, राइट, ओके। तो ये आर्क बनाने के लिए जो रेडियस सिलेक्ट की थी, वो रेडियस तो ये वाली है, यही रेडियस सिलेक्ट की गई थी, ठीक है, राइट। और इस आर्क को बनाने के लिए जो आर्क लेंथ मिली, ये आर्क लेंथ है, आर्क की लेंथ, राइट। तो इस लेंथ को सेंटीमीटर में या मीटर में नापा जा सकता है, इस रेडियस को भी नापा जा सकता है। तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर आई, 5 सेंटीमीटर आई, कुछ तो वैल्यू आएगी। मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, कुछ तो वैल्यू होगी रेडियस की। तो एल की कुछ वैल्यू होगी, आर की कुछ वैल्यू होगी,
है ना, सेम यूनिट्स में मेजर करेंगे। तो हम अगर आर्क लेंथ को डिवाइड कर देंगे रेडियस से, तो जो हमको रेशो मिलेगा उस रेशो को ही हम एंगल इन रेडियन का नाम देंगे। इट्स क्लियर? तो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं 1 फुल सर्कल घुमाऊं, ठीक है, अब आप चेक करें, मैं 1 फुल सर्कल घुमाने जा रहा हूं, ठीक है ना, चेक करना आप, 1 फुल सर्कल घुमाऊं, ठीक है, 1 फुल सर्कल। लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं घुमाने जा रहा हूं बच्चों 1 फुल सर्कल। जरा चेक करें, एक पूरे सर्कल को रोटेट करने जा रहा हूं। पहले मैं एक आर्क सिलेक्ट कर लेता हूं अपने मन से, रेडियस सिलेक्ट कर लेता हूं अपने मन से, और इस रेडियस से अब मैं एक पूरा सर्कल घुमाने जा रहा हूं। ये मैंने पूरा सर्कल घुमा दिया बच्चों, राइट, फुल सर्कल घुमा दिया। ओके, जब मैंने पूरा सर्कल घुमाया तो कितना टर्न लेना पड़ा? तो आप जानते हैं पूरा सर्कल का सरकमफरेंस, ये पूरे सर्कल का सरकमफरेंस आप तो जानते हैं कितना होता है। अगर रेडियस आर है बच्चों, अगर रेडियस आर है, ये रेडियस अगर आर है, तो ये पूरा जो सरकमफरेंस है जो इस एंगल को ढक रहा है, राइट, है ना, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल आपको इस प्रकार दिखाई देगा ना। ये यहां से यहां तक का एंगल बन रहा है, जैसे यहां पर तो इतना सा एंगल बना, अगर मैं इसको घुमाते जाऊंगा पूरा तो कितना एंगल बना? तो उस पूरे एंगल को ढकने के लिए कितनी आर्क की जरूरत है? अब इस एंगल को ढकने के लिए तो इतनी लंबाई की आर्क की जरूरत है। लेकिन अगर एक पूरा सर्कल घुमा दूं तो इस पूरे सर्कल को घुमाने पर जो आर्क लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर। क्या क्लैरिटी है सिचुएशन में? ठीक बात है। तो इसमें ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, ये एक्चुअली सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर होगी, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगी, और ये होगी 2 पाई आर। सही है, तो आर्क लेंथ की जगह 2 पाई आर आ जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ गया? ठीक है, तो 1 फुल सर्कल एंगल रेडियन में कितना होता है वो मैं अब लिखने जा रहा हूं, जो आपको मेरे ख्याल से अब आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 फुल सर्कल एंगल रेडियन में कितना होता है? तो देखिए कितना होता है रेडियन में, चेक करते हैं। 1 फुल सर्कल एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू, अब रेडियन में एंगल नापने के लिए बच्चों करना क्या पड़ता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एक पूरे सर्कल को ढकने के लिए कितनी आर्क की जरूरत है बच्चों? एक पूरे सर्कल को ढकने के लिए जो सरकमफरेंस की जरूरत, आर्क की जरूरत है, वो है 2 पाई आर, और इसको रेडियस से डिवाइड कर दो तो देखो रेडियस से रेडियस कट गया, तो 1 फुल सर्कल एंगल, 1 फुल सर्कल एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली, 22/7, 3.14 पाई की वैल्यू, तो 3.14 इंटू 2, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, दैट इज 6.28 रेडियन। ओके, ठीक बात है। तो 1 रेडियन कितना होता है? व्हाट इज 1 रेडियन? तो अगर ये आर्क लेंथ, अगर बच्चों ये आर्क लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ये रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, या ये आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, या ये आर्क लेंथ जितनी लंबाई की है उतनी लंबाई की आर है, मतलब एल और आर इक्वल है, तो ये कट जाएंगे और बचेगा 1 रेडियन। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? 1 रेडियन एंगल को बनाने का सिंपल तरीका है, जितनी लंबाई की आर्क बन रही है रेडियस भी उतनी लंबाई की बने, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 फुल सर्कल एंगल 2 पाई रेडियन, क्या ये बात पकड़ में आ गई आपके? 1 फुल सर्कल एंगल इज 2 पाई रेडियन, है ना। अब हाफ सर्कल एंगल, हाफ सर्कल एंगल जरा चेक करें बच्चों, हाफ सर्कल एंगल, हाफ सर्कल एंगल, तो आधा कर दें इसका तो पाई रेडियन हो जाएगा। सही है, कोई शक की बात नहीं। इसी के नीचे 1/4 सर्कल एंगल कितना हो जाएगा? π/2 रेडियन। सिंपल थॉट है। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जो मैं बोलने जा रहा हूं, देखो
एंगल को नापने का एक तरीका है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और सेक्साडेसिमल सिस्टम में वन फुल सर्कल एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है, राइट? क्योंकि हम एक पूरे सर्कल को 360 इक्वल भागों में बांटते हैं और हर भाग को 1 डिग्री कहते हैं, तो इसलिए वन फुल सर्कल एंगल 360 डिग्री है। और बच्चों सर्क्यूलर मेजर में वन फुल सर्कल एंगल ये 2 पाई रेडियन होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि वन फुल सर्कल एंगल यानी कि डिग्री में 360 डिग्री है, और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्या लॉजिक पकड़ में आया आपके? इसलिए हाफ सर्कल एंगल जो कि डिग्री में 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है, और इसलिए आप शायद रटते चले आ रहे हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180। कई लोग तो रेडियन और डिग्री बोलते ही नहीं है, बोलते हैं पाई बराबर 180। बिल्कुल गलत बोलते हैं। पाई तो 3.14 है बच्चों, पाई तो 22/7 है। पाई रेडियन में एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री में एंगल। यू गेट द आइडिया? ठीक है, पाई तो 3.14 है, ठीक है ना? पाई रेडियन एंगल इट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल, दैट इज इक्वल टू हाफ सर्कल एंगल। मेरे ख्याल से अब पूरा विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में हो रहा होगा। और 90 डिग्री 1/4 सर्कल एंगल, 1/4 सर्कल को बोलेंगे, और वो π/2 रेडियन के इक्वल है। यू गेट द आइडिया कहां से ये एंगल की बात आई? और अब आपको शायद अच्छी तरह समझ में भी आएगा कि मैंने इसको डिटेल में क्यों एक्सप्लेन किया। समझ रहे हैं ना आप? फिजिक्स के आगे के आने वाले पूरे कोर्स में आपको एंगल शब्द का यूज करना पड़ेगा, और अगर इसको एक बार समझ लिया तो रटने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। सही है? अब आप सोच के देखो, आप न जाने कब से इस चीज को रटते चले आ रहे हो बिना सोचे समझे, और कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो। अब तो नहीं होगी ना कैलकुलेशन मिस्टेक, सारी कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। लगे तो इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना, तो पूरी बात आपके ध्यान में बैठ जाएगी अच्छी तरह से। ठीक बात है? तो SI सिस्टम के बारे में सारी बातें आप तक पहुंच गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आइडिया पे आते हैं, जो अपना अगला आइडिया है ना? हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है वो समझ लिया, यूनिट्स का मतलब समझ लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम को तो डिटेल में समझ लिया, एंगल के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें समझ ली हमने। अब बारी आती है डायमेंशनल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने की। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है उसको जरा एक बार समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 में डायमेंशंस आर दोज एक्सपोनेंट्स ब्रैकेट में पावर्स या इंडाइसेस, ऐसे अलग अलग नाम है इनके, है ना? कभी कभी इंडेक्स बोलते हैं, कभी पावर बोलते हैं, कभी एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो पावर मतलब 2 to the power 7, 2 power 2, 2 power 3 ऐसे बोलते हैं ना वो। डायमेंशंस आर दोज एक्सपोनेंट्स विच आर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटीज to express a given physical quantity। आ जाएगा समझ में, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आ जाएगी आपको बात पकड़ में। Dimensions are those exponents, powers, which are raised over fundamental quantities to express a given physical quantity. For example, force is equal to mass into acceleration। ये तो आप जानते ही होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और बच्चों फोर्स को ही आगे लिखा जा सकता है मास इनटू, एक्सेलरेशन को आगे लिखा जा सकता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसी को आगे लिखा जा सकता है बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास
इनटू ऊपर वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी तो है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटीज का, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, और एक और बार नीचे टाइम तो था ही, टाइम इंटरवल, टाइम टेकन, ये भी टाइम ही था, तो टाइम दो बार आ जाएगा, वेलोसिटी के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा और वो टाइम नीचे जाएगा। और बच्चों अब ये बन जाएगा मास इनटू डिस्टेंस, एक प्रकार की लेंथ होती है, और टाइम का स्क्वायर, टाइम की पावर 2, तो मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी फोर्स को अगर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिखूं तो यहां पर मास की पावर 1 आएगी, लेंथ की पावर 1 आएगी और टाइम की पावर -2 आएगी, राइट, ओके। तो मास पावर 1, लेंथ पावर 1, टाइम पावर -2, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि फोर्स को एक्सप्रेस करते समय मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2 चढ़ाई गई। डायमेंशंस आर दोज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स, ये पावर, ये इंडेक्स, ये डायमेंशंस है। डायमेंशंस आर दोज एक्सपोनेंट्स विच आर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन पावर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर चढ़ाया जाता है, सो एज टू एक्सप्रेस अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, किसी दी गई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए जिन पावर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर चढ़ाया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम, जब कुछ नहीं कहा जाता तो हम हमेशा एसआई सिस्टम को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सिस्टम मान के चलेंगे, तो मास लेंथ टाइम एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इसलिए मास लेंथ और टाइम की पावर में जो एक्सप्रेस किया है 1, 1 और -2, ये डायमेंशंस है। डायमेंशंस आर दोज एक्सपोनेंट्स। क्या लॉजिक पकड़ में आ गया बच्चों? ठीक बात है। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने फोर्स नाम की क्वांटिटी ली थी, एक एग्जांपल और ले लेता हूं एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं बच्चों। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर एनर्जी, ओके। एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू, अब सबसे सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर सबसे आसान कोई एनर्जी का फॉर्मूला है तो वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सीखा ही होगा आपने कहीं ना कहीं फॉर्मूला। हाफ एक नंबर है, ये सिंपली एक नंबर है, और नंबर के अंदर ना तो कोई मास है, ना कोई लेंथ है, ना कोई टाइम है। नंबर के अंदर ना तो कोई मास है, ना तो कोई लेंथ है, और ना कोई टाइम है। मास, m तो मास है, इनटू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। अब नंबर में ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, लेकिन मास में तो मास है, और स्पीड में क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो इसलिए एनर्जी को एक्सप्रेस करने का तरीका बच्चों हमें मिल जाता है नंबर। नंबर में तो कुछ नहीं है, ना मास है, ना लेंथ है, टाइम है। मतलब नंबर की जगह मैं मास की पावर 0 लिख दूं, चलेगा ना। नंबर में मास है ही नहीं, नंबर में लेंथ भी नहीं है, नंबर में टाइम भी नहीं है, नंबर में ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। तो मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, की किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है ना, किसी भी चीज की पावर 0 कर दिया तो 1 होता है। तो मैं यहां 1 की जगह m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 ऐसे लिख सकता हूं, इनटू मास की पावर 1 इनटू लेंथ की पावर 1 अपॉन टाइम, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्चुअली l² और t² आ जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू, अब कॉम्बिनेशन मिला के मिलेगा m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। एनर्जी को एक्सप्रेस करने का तरीका हो जाएगा, एनर्जी को एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू ml² t पावर -2। ये एनर्जी को शो करने का। तो बच्चों डायमेंशंस वो एक्सपोनेंट्स हैं, वो पावर्स हैं, जिन पावर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज, जब कुछ नहीं कहा है तो ऐसा ही सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मास, लेंथ, टाइम, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर चढ़ाई गई 1, 1 और -2। एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर -2। तो
पावर्स, एक्सपोनेंट्स, इंडाइसेस जो चढ़ाए गए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ताकि हम दी गई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सके, तो उन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं। ओके, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है आपको। डायमेंशंस आर दोज एक्सपोनेंट्स, बेसिकली डायमेंशन का मतलब पावर से एक्सपोनेंट्स है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर चढ़ाई जा रही है। अब आपको यह ध्यान में आ गया होगा बच्चों कि हम मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर जो एसआई सिस्टम की फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके जरिए किसी गिवन क्वांटिटी को, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे। तो हमको ध्यान रखना है इस एनालिसिस में, फोर्स हैज डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा बार काम में आएगा आपके। चेक कर सकते हैं आप, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यह है m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ओके, m l t -2 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। इसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, या हम ऐसा बोलेंगे इन फोर्स द डायमेंशन ऑफ मास इज 1। हम कहना चाहते हैं कि फोर्स को शो करते समय मास की पावर 1, उस पावर को ही तो डायमेंशन बोलते हैं, तो डायमेंशन मास की 1 है। यह बिल्कुल सही तरीका है बोलने का। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम कई बार उठपटांग बोल जाते हैं, हम बोलते समय बोलते हैं फोर्स का डायमेंशन mlt -2 है। मैं भी बोल जाऊंगा ऐसा कई बार, लेकिन सही टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना है तो डायमेंशन वो पावर है, इट्स अ पावर। तो मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -2 है, वो डायमेंशन है। इन फोर्स द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1। इन फोर्स द dimension of time is -2, right? Okay, energy has dimensional formula ml² t -2। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, ऐसा ही है। देखें इधर, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t -2 हमने डिराइव किया था। ओके, राइट, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t -2। ऑफ कोर्स हम एक इसको अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एनर्जी में द डायमेंशन of mass is 1. In energy, the dimension of length is 1, is 2. Dimension of length is 2. In energy, the dimension of length is 2. एक मिनट, in energy, the dimension of time is -2। ऐसा भी इसको लिख, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा डायमेंशन एक्सपोनेंट को कहा जाता है, राइट। और फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत ज्यादा बार पड़ती है, मैंने इसको सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। फोर्स और एनर्जी, इनकी सबसे ज्यादा बार आपको जरूरत पड़ेगी आगे के पूरे सिलेबस में। बहुत बार फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूले की बात हम करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, फिर पॉइंट नंबर 5 में आगे की बात अपन कर रहे हैं। जरा पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलें। ओके, point number 5, if a quantity has been expressed with पावर ब्रैकेट में डायमेंशन
of each fundamental quantity being 0, that is m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, ऐसी क्वांटिटी एक्सप्रेस की गई जिस क्वांटिटी में मास का पावर भी 0 है, लेंथ का भी पावर 0 है, टाइम का भी पावर 0 है, ऐसी क्वांटिटीज आएंगी आगे, देन दे आर कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इन्हें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कहा जाता है। ओके, राइट। फिर पॉइंट नंबर 6 में बात कर रहा हूं मैं, यूज फॉलोइंग सिंबल्स। कुछ सिंबल्स आपको यूज करने पड़ेंगे बच्चों, तो जरा चेक करें। फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका सिंबल, जो हम डायमेंशनल एनालिसिस करते समय लिखेंगे, उस सिंबल को हम कैसे लिखेंगे जरा चेक करें। तो मास नाम की क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए सिंबल हम m यूज करते हैं। लेंथ को शो करते समय हम बच्चों l यूज करते हैं। टाइम को शो करते समय हम t यूज करते हैं। फिर टेम्परेचर को शो करते समय हम थीटा यूज करते हैं। कुछ कुछ किताबों में k भी लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल K या थीटा, है ना। और टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते समय हम ए लिखते हैं। कुछ कुछ किताबों में आई भी लिखा हुआ है, कैपिटल आई, ठीक है। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम म्यू सिंबल यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 होती है। एसआई सिस्टम, कुछ नहीं कहा है तो एसआई सिस्टम। अभी सर ने, मुस्टंडे मास्टर ने 6 ही क्यों लिखी? क्योंकि बच्चों 7वीं क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी पूरे सिलेबस में कहीं काम नहीं आएगी, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है इसमें, राइट। इनसे ही आपका काम पड़ने वाला है, ओके, है ना। तो यहां तक की बात हमारी हो गई डायमेंशनल एनालिसिस के शुरुआती इनपुट्स की। हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली। ऐसा मत समझना कि फिजिक्स केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नहीं, प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अभी शुरुआत है, ठीक है, ओके, है ना। तो धीरे धीरे पुचकार के स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे स्पीड गेन होगी और हर लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अटैक होंगे, 100% होंगे। लेकिन आपको हैबिचुअल भी तो बनाना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी, ठीक है, ओके। तो वो हैबिचुअल बनाने का काम चल रहा है, ताकि एकदम से कोई बर्डन नहीं आए, लोड नहीं आए, और आप इजी वे में फिजिक्स को सीखते चले, ओके। तो बच्चों आज के लिए मैं आपको 2-3 सवाल, है ना, जरा देखें। मैं कुछ सवाल जॉट डाउन किए, आप इनको फिलहाल कॉपी पेन से लिख लीजिए और ये आपको खुद अटैक करना है, ठीक है, राइट। तो आप इनको अटैक करना और इनके बारे में समझना, राइट। यहां से सबसे पहले इस सवाल को आप कॉपी पेन से जॉट डाउन कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए कॉपी पेन से। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, राइट, है ना। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं बाद में अगर देखना हो तो। फिर अगला सवाल, इसको भी कॉपी पेन से जॉट डाउन कर लीजिए और ये आपको ट्राई करना है, ओके। और फिर ये वाला सवाल, इसको भी वीडियो को पॉज करके जॉट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और इन तीनों क्वेश्चंस को आप अटैक करें, इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। देखो
थोड़े डिफिकल्ट पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, जानबूझ के आपको पहले करने के लिए दे रहा हूं। वो इसलिए इनमें से बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो उनके डायमेंशन फॉर्मूलेस नहीं मालूम होंगे। एक भी डायमेंशन फॉर्मूला याद मत करना। जो फिजिक्स में याद करने की चीज होगी वो मैं खुद ही बोल दूंगा कि बच्चों इसको ध्यान रखना है, इसको याद करना है, ठीक है, राइट। अपने मन से हर चीज रटने की कोई जरूरत नहीं। यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर इसलिए नहीं होता कि आप 1,00,000 क्वांटिटीज आगे फिजिक्स पूरे केमिस्ट्री में सब जगह यूज होने वाली है, उनको डायमेंशन रटते नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक बात है ना, राइट। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगी किसी सिचुएशन के हिसाब से, उनको याद रखना होगा, तो मैं खुद बोल दूंगा आपको। तो आपको अभी फिलहाल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मालूम है, पता नहीं है उसके बारे में, आप बेधड़क किताब खोल के उसके किसी फॉर्मूले रिलेवेंट चीजों को देखकर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालते आना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला ये जरूरी नहीं कि आपको अभी से पता हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्पीड क्या है, वर्क डन क्या है ना, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट क्या है, नहीं पता होगा, अभी शुरुआत चल रही है, नहीं पता होगा, ठीक है, ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं पालना है इसका, ये सब क्वांटिटीज आगे आने वाली है। अभी आपका काम है कहीं से भी किसी किताब से इनको पन्ने पलटकर देख लीजिए। जितना हम इस पे रिसर्च वर्क करेंगे तो हमारे दिमाग में चीजें अभी से फिट हो जाएंगी, वो आगे अपने आप। और जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ये सब जैसे मेरे दिमाग में फिट हो गया वैसे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो अभी के लिए कोई चीज अगर नहीं आती है तो आप धड़ल्ले से किताब में रेफर करके आपको डायमेंशन फॉर्मूला बनाते आना चाहिए, उसका यूज करते आना चाहिए। क्वांटिटीज रटी हुई होना कोई रिक्वायरमेंट इस समय नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, आज का लेक्चर यही समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद। ये 3 क्वेश्चंस आपको अटैक करने हैं।